स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिश की फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, जो एक प्रकार का मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक टूल है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए, पता करने के लिए कि हमारे जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस हैं उनमें किस तरह से आपके सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है डीनेचुरेशन का और रीनेचुरेशन डीएनए डुप्लेक्स का, उस पर ये आधारित होता है। इसकी फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो स्टेबल होता है, ड्यूप्लेक्स होता है नॉर्मल कंडीशंस में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये जो ड्यूप्लेक्स होता है डीएनए का, इसको हम डीनेचर करते हैं। डीनेचर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब डीनेचर करना मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करना। अब जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो रीनेचुरेशन होगा, सिंगल स्टैंडर्ड वापस डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात हम डीनेचुरेशन करते हैं, तो जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए प्रोब्स जो इस्तेमाल किए होते हैं, जिनमें कि आपने लेबलिंग करी हुई होती है फ्लोरोसेंट लेबल्ड प्रोब्स को, तो उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस टारगेट डीएनए से, तब एक फ्लोरोसेंट लाइट वहाँ से एमिट होगी। अब जहाँ पे वो एमिट होगी लाइट, उसको हम माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। वाई ओनली फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप? क्योंकि आपने डीएनए प्रोब को यूज़ किया है लेबल्ड डीएनए प्रोब्स विद फ्लोरोसेंट लेबलिंग, इसलिए वी आर यूजिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज़ अ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। अब ये जो फिश है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो भी हैं उनका हमें मैपिंग करनी है। भाई क्या कौन कौन सी सीक्वेंसेस हैं उस डीएनए टारगेट मॉलिक्यूल में, हमें कैसे डिटेक्शन करना है, तो हम उसके लिए एक फ्लोरोसेंट प्रोब का इस्तेमाल करेंगे जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जाके उसके साथ में मैच कर जाएगा। तो एक तरह का ये मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक मेथड है जिसमें मॉलिक्यूलर प्रोब्स को इस्तेमाल किया जाता है। एदर इट कैन बी डीएनए प्रोब और इट कैन बी आरएनए प्रोब, और एनी टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो भी होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो प्रिसाइसली आप इस हाइब्रिडाइजेशन से पता कर सकते हो। पहले क्या होता था कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते थे कैरियोटाइपिंग टेक्निक को। वो जो टेक्निक थी बहुत लंबी होती थी, 3 से 4 दिन का उसमें समय लगता था। लेकिन जब हम फ़िश को यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही रैपिड है और हमें एक ही दिन में इसके रिज़ल्ट प्राप्त हो जाते हैं। इसके 3 मुख्य घटक हैं फ़िश के। एक तो होता है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब लाइट को एमिट करना एक मॉलिक्यूल के द्वारा। इन सीटू मतलब उसी जगह पर होना, और हाइब्रिडाइजेशन मतलब बाइंडिंग होना। बाइंडिंग किसके मध्य होगी? आपके प्रोब और टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल के मध्य। तो सिद्धांत क्या है फिश का? तो हम देखते हैं कि इसमें एक हायर डिग्री ऑफ सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए प्रोब। टारगेट डीएनए सीक्वेंस और प्रोब के मध्य एक हाइब्रिडाइजेशन होगा, और उसमें हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं जो प्रोब्स होते हैं, क्योंकि वो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होते हैं। तो जैसे ही वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से आके जुड़ते हैं तो वो एक लाइट को एमिट करते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट को, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से। जहाँ जहाँ पे बाइंडिंग नहीं हुई है प्रोब की, वहाँ पे अनवांटेड सिग्नल्स जनरेट होंगे। अनवांटेड सिग्नल्स की हम वॉशिंग ऑफ करवा देंगे, अदरवाइज दे विल इंटरफेयर विद द रिजल्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक हमने डिस्कवर की थी 1980s में। तो अगर हम इस टेक्निक को बहुत ही सिंपल डायग्राम से देखें तो हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में आप ग्रीन और पिंक कलर में देख सकते हो डीएनए प्रोब को, और राइट साइड में ब्लैक एंड वाइट आप देख रहे हो टारगेट डीएनए सीक्वेंस को। तो अब ये जो डीएनए प्रोब है, इसकी जो सीक्वेंसेस जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी वो किससे हाइब्रिडाइज करेंगे? इस टारगेट डीएनए सीक्वेंस के साथ में। कैसे करेंगी? पहले तो हम डीएनए प्रोब में फ्लोरोसेंट लेबलिंग कराएंगे। फ्लोरोसेंट लेबलिंग होने से क्या होगा? कलर एमिट होगा बायोमोलिक्यूल से, और दोनों ही स्ट्रैंड्स को टारगेट डीएनए एज वेल एज ए डीएनए प्रोब दे आर अंडरगोइंग ए प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन। मतलब अब ये डबल स्टैंडर्ड थे, अब ये किस में परिवर्तित हो गए? रूपांतरित किस में हो गए? सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स में। अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में किसके मध्य? डीएनए प्रोब और आपका टारगेट, उन दोनों के मध्य एक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में उस चीज़ को फ्लोरोसेंट एमिटिंग जो हो रहा है, उस चीज़ को हम डिटेक्ट किससे करेंगे? बाय ए फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। तो अगर हम देखें जो प्रोसेस होता है फ़िश का, वो 2 तरह का होता है। इसमें हमें एक प्रोब की आवश्यकता होती है और एक टारगेट सीक्वेंस की आवश्यकता होती है।
तो हमें टारगेट सीक्वेंस को सिलेक्ट करना पड़ता है। वो डिटेक्ट करता है फ्रेगमेंट्स को फॉर मोर देन फ्यू थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स। जो सिलेक्टेड जो टारगेट है उसमें किसी भी प्रकार का डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी डिजीज़ रिलेटेड जीन्स हो सकती हैं, डीएनए सीक्वेंस हो सकती हैं, पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है। तो इस तरह से आप कई प्रकार के आपका सिलेक्टेड टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है। अब प्रोब को आप कैसे डिज़ाइन करोगे? जैसे ही आपने कोई टारगेट सीक्वेंस सेलेक्ट की, बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ सीक्वेंस हम एक प्रोब को डिज़ाइन करते हैं। प्रोब एक सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस डीएनए या आरएनए का हो सकता है, जो कि उस जो आपने टारगेट सीक्वेंस लिया उसके कॉम्प्लीमेंट्री उसकी सीक्वेंसेस होंगी। अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, जो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं एज ए प्रोब, उसकी हम लेबलिंग कराएंगे फ्लोरोफोर्स से। ज़्यादातर तो डायरेक्ट लेबलिंग मेथड होता है, इन विच फ्लोरोफोर्स को हम डायरेक्टली अटैच कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड से। अब उसकी टैगिंग कर देते हैं। जो टैगिंग होगी फ्लोरोफोर्स की ऑन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, उसके लिए हम निक ट्रांसलेशन मेथड या पीसीआर मेथड को इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह के दो मेजर एलिमेंट्स हमें ध्यान में रखने हैं फिश ऐसे के लिए, एक तो प्रोब और एक टारगेट सीक्वेंस। अब प्रोब्स जो होते हैं फिश में वो किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसे कि हम सेंट्रोमियर प्रोब्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकस स्पेसिफिक प्रोब इस्तेमाल कर सकते हैं, होल क्रोमोसोम प्रोब इस्तेमाल कर सकते हैं, टीलोमेयर प्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी होल क्रोमोसोम प्रोब्स क्या होते हैं? जब हमें मल्टी कलर फिश या स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग करनी होती है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक मिक्सचर है ये प्रोब्स का, जो कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम लेंथ पे आकर बाइंड कर जाएंगे। इसलिए अलग अलग जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी अलग अलग लेबलिंग होगी अलग अलग कलर्ड प्रोब्स के साथ में, क्योंकि हर एक प्रोब जो है वो सिंगल टाइप ऑफ क्रोमोसोम से डिराइव्ड है और वो बाइंड करेगा पर्टिकुलर क्रोमोसोम में। और इस तरह से इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टडीज़ ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स। उसी तरह से एक और है लोकस स्पेसिफिक प्रोब। लोकस स्पेसिफिक जो प्रोब है उसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टडी के लिए पर्टिकुलर जीन या डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट के लिए। इसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकस लोकेशन ऑफ ए जीन ऑफ इंटरेस्ट। भाई आपकी जीन कहाँ है उस क्रोमोसोम में जो आपके डिज़ायर्ड इंटरेस्ट की है, तो लोकस स्पेसिफिक प्रोब्स होंगे। वो लोकेशन को डिटेक्ट करेंगे, आइसोलेटेड जीन को, और क्वांटिफाई करेंगे उस जीन को विद इन अ जीनोम। किसी भी तरह की क्रोमोसोमल एनोमली को हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस लोकस स्पेसिफिक प्रोब। मल्टीपल लोकस स्पेसिफिक प्रोब्स को हम मल्टीपल डीएनए सीक्वेंसेस जो कि अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं उनके अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रोमेरिक प्रोब्स, गैलोफॉइड प्रोब्स का इस्तेमाल, रिपीट सीक्वेंसेस प्रोब्स होते हैं ये। इनको हम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो कि सेंट्रोमेरिक और टीलोमेरिक रीजन्स में होती हैं उनके इस्तेमाल के लिए करते हैं। और विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोमल एनोमलीज जैसे कि मोनोसोमी, डाइसोमी, ट्राइसोमी उनके पता करने के लिए होते हैं। तो इस तरह से आप इस चित्र में देख सकते हैं कि होल क्रोमोसोम प्रोब्स कैसे होंगे, रिपीट सीक्वेंसेस प्रोब्स कैसे होंगे और लोकस स्पेसिफिक प्रोब कैसे होंगे। इन तीनों ही डायग्राम से आप क्लियरली डेसिफर कर सकते हैं कि होल क्रोमोसोम मीन दे स्प्रेड ओवर द होल क्रोमोसोम। रिपीट सीक्वेंसेस जहाँ जहाँ होंगे वहाँ पे ये प्रोब्स होंगे। लोकस मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पर ही वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो हम फिश के लिए कैसे बनाएंगे हमारा सैंपल? फिक्स या अनफिक्स सैंपल्स दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। पैराफिन एम्बेडेड टिश्यूज़, ट्यूमर सेल्स, सेल कल्चर, क्रोमोसोमल सस्पेंशन कॉमन सैंपल टाइप्स हैं। दूसरे स्टेप में हम सेल्स को फॉर्मुलाइज करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट के साथ में और फिर अलाउ करते हैं प्रोब को टू एंटर द सेल्स एंड अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से ज़रूरी है कि क्रोमैटिन फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड स्ट्रेच्ड ऑन अ स्लाइड यूजिंग द फ्लूइड फ्लो मेथड। डीनेचुरेशन जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें सैंपल को डीनेचुरेशन किया जाता है। हाई टेम्परेचर में डीनेचुरिंग एजेंट जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड टारगेट डीएनए को बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस होगा वो बेस्ट चॉइस होता है, फिर एफिशिएंटली करता है इंटरफेस या मेटाफेस क्रोमोसोम। जो आपका जो प्रोब है उसको अप्लाई करते हैं सरफेस पे ग्लास स्लाइड के हैविंग द सैंपल। उसमें शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम ऐड करते हैं जिससे कि ब्लॉक हो जाए रिपीटेटिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया हम उसको स्लाइड को वॉश करते हैं, रिपीटेडली वॉश ऑफ करेंगे ताकि अनहाइब्रिडाइज प्रोब्स वहाँ से रिमूव हो जाए। उसके बाद में हम वॉश करते हैं बफर से, और वॉश जो स्लाइड है नेक्स्ट स्टेप में हम स्लाइड को इंक्यूबेट करेंगे 12 घंटे तक और उसके बाद में हम रिजल्ट को एनालाइज करते हैं।
जैसा आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि आपका प्रोब का एक मिक्सचर है और आप ज़्यादातर इंटरफेस या मेटाफेस क्रोमोसोम का इस्तेमाल करते हो। हाइब्रिडाइजेशन होगा स्लाइड में और आपके अनबाउंडेड प्रोब्स को हम वॉशिंग से रिमूव करेंगे। और फ्लोरोसेंट आप देख लीजिए यहाँ पे कलर्ड मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे यूजिंग ए फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। इसी मैथडोलॉजी को अगर हम डिटेल में देखें तो हम प्रिपेयर करने के लिए सेल सस्पेंशन लेना पड़ता है, इंक्यूबेट करनी पड़ती है स्लाइड RNA सोल्यूशन को 1 घंटे तक। उसके बाद में हम वॉश करते हैं एट ए पर्टिकुलर केमिकल ट्रीटमेंट फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद में हम पेप्सिन को ऐड करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं 10 मिनट तक। उसके बाद में रिंस करते हैं स्लाइड को डिस्टिल वाटर से। उसके बाद में हम प्लेस करते हैं पैराफॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन 5 से 10 मिनट के लिए फिक्स करेंगे, वॉश करेंगे बफर से। उसके बाद में डिहाइड्रेशन को करेंगे 70, 80, 90% में इथेनॉल में 2-2 मिनट के लिए। और उसके बाद में प्लेस करेंगे स्लाइड को एयर ड्राइंग के लिए। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके बाद में हीटिंग होगी फॉर 10 मिनट्स एंड कूलिंग होगी। उसके बाद में स्लाइड को कवर स्लिप से कवर करेंगे, अगेन वी आर हीटिंग इट फॉर 5 मिनट्स फॉर डीनेचुरेशन। उसके बाद में हम रूम टेम्परेचर उसका रखेंगे ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो प्रोब और DNA के बीच में। उसके बाद में हम उसको ह्यूमिडिटी चैम्बर में रखेंगे ओवरनाइट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में हम फाइनल वॉश करेंगे बफर से एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और ब्लॉकिंग बफर जो है उसको हम ब्लॉक करेंगे 30 मिनट से। उसके बाद में एंटीबॉडी को ऐड करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे आधे घंटे के लिए, एयर ड्राई करेंगे और विजुलाइज करेंगे। प्लस पॉइंट्स क्या हैं फिश के, इसके लिए हमें सेल कल्चर प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है, एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। दूसरा ये कि हम इसको एनालिसिस करते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल, जैसे कि सॉलिड ट्यूमर सेल्स। जो कैरोटाइपिंग था उसमें इंटायरली बेस्ड ऑन क्रोमोसोम था। हम मल्टीपल जो प्रोब्स हैं फिश मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में, उसमें हम डिफरेंट फ्लोरोफोर से हम इस कैरोटाइपिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे मेटाफेस क्रोमोसोम के अलावा हम इंटरफेस क्रोमोसोम को भी हम इस टेक्निक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस रिएक्टिविटी जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। हायर सिग्नल टू नॉइज़ रेशो यहाँ पे डेवलप होता है। एप्लीकेशंस एरिया इसके बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को और स्पेशली स्ट्रक्चरल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉन रैंडम जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जो होती हैं उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मल्टी कलर जो फिश है जो कि मॉडिफिकेशन है, उसमें भी हम डिफरेंट कलर्ड सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोब से हम क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स को एनकाउंटर कर सकते हैं। फैसिनेटिंग जो एप्लीकेशन है इसका है मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन। हम 3D प्रकार के क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स का अध्ययन कर सकते हैं। इन ए नटशेल अगर हम बात करें तो जो फिश टेक्निक है उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं लार्जर कॉपी वेरिएशंस, और हम इसको अप्लाई करते हैं डिफरेंट वेरिएशंस फॉर डिफरेंट साइटोजेनेटिक एप्लीकेशंस and also for comparative genomic hybridization. I hope that you are able to understand this technique in a very simplified way. Thanks for watching the video.